Dehradun Defense Academy. गुड डे एवरीवन। द कार सनरूफ इज ब्रोकन। इस सेंटेंस में अगर आप एरर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एरर है, यानी कार में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट। ये नाउन का एक पार्ट है और इस पार्ट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो एनडीए है, सीडीएससी, एफकेट, ओटीए, बैंकिंग, एसएससी, जो भी एग्जाम आप परस्यू कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से जरूर आएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 12 क्वेश्चंस देखेंगे और उन 12 क्वेश्चंस के साथ साथ 12 कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कार में एपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी नॉन लिविंग बींग्स होती हैं, नॉन लिविंग, उनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि एपोस्ट्रोफी का जो यूजेज है ना, वो बेसिकली अधिकार दिखाने का है। अगर किसी का किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाना है हमको, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम की कार, मैं बोलूँगा राम्स कार। अब परेशानी ये है कि सिर्फ लिविंग बींग्स ही अधिकार दिखा सकती हैं, इसलिए जो एपोस्ट्रोफी एस आता है वो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही आएगा। नॉन लिविंग बींग्स अधिकार नहीं दिखा सकती, इसलिए नॉन लिविंग बींग्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। हम राम्स कार बोलते हैं, कार्स राम हम लोग नहीं बोलते, है ना। चलिए, अब ये तो बात होगी कि भाई एरर यहाँ है क्योंकि नॉन लिविंग है तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए था। अब हम लोग बात ये करें कि अगर इसको ठीक करके लिखना है तो कैसे करेंगे हम बोलेंगे द sunroof of the car is broken। तो बेसिकली जब हम लोग नॉन लिविंग बींग्स के अधिकार की बात करते हैं, जब हम लोगों को एपोस्ट्रोफी एस की जगह कुछ और लगाना होता है, भाई यहाँ पे कार में एपोस्ट्रोफी एस तो मैं लगा नहीं सकता, नॉन लिविंग बींग है, तो मैं क्या करूँगा, एपोस्ट्रोफी एस की जगह मैं ऑफ का प्रयोग करूँगा इस सेंटेंस को लिखने के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अगला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। द डांसर शूज वर ऑन द फ्लोर। ये बात अगर सिर्फ एरर ढूंढने की है तो आपको एरर तो यहाँ दिख गई होगी। भाई शूज क्या है, हमारे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस तो आएगा ही नहीं आएगा, तो एरर आपने यहाँ ढूंढ ली। अब इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो पहली बात तो ये है कि भाई ये नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि हम शूज का अधिकार दिखा ही नहीं रहे थे, हम तो डांसर्स का अधिकार दिखा रहे थे ना। डांसर्स के शूज पड़े हुए हैं फ्लोर पे, तो जो भी एपोस्ट्रोफी लगेगा या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो इसमें लगेगा, इसमें तो लगने वाला नहीं है। दो रीजन है, नॉन लिविंग है इसलिए नहीं लगेगा। दूसरा रीजन क्या है कि इसका अधिकार नहीं दिखा रहे, इनका अधिकार दिखा रहे हैं, तो जिसका अधिकार दिखाया जाता है उसी में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं इसमें एपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं, अगर मुझे इसका अधिकार दिखाना है और इसमें मुझे एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो मैं क्या लिखूं, ऐसे लिखूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऐसे लिखूं, ऑप्शन बी, या ऐसे लिखूं। अब देखो बेटा, कोई भी नाउन है जो एस से एंड हो रहा हो, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे वो प्लूरल नाउन है, भाई जो प्लूरल नाउन होंगे उनके बाद में तो एस आता ही आता है। कई सिंगुलर नाउन भी ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस आ जाता है, जैसे किसी का नाम है, जैसे मैंने कहा जीसस, बाद में एस आ रहा है ना। कोई भी ऐसा नाउन है जो एस से एंड हो रहा हो, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नाउन है, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे वो प्लूरल नाउन है, अगर वो एस में एंड हो रहा है तो आपको वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई नाउन है जो ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है और आप उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो वहां पे एंड में 2 एस हो जाएंगे, और जो 2 एस होंगे वो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती और भाषा के हिसाब से भी अनुकूल नहीं है। आप अगर ये बोलते हो डांसर्सिस, तो एक हिसिंग साउंड आ रही है ना, डांसर्सिस, वो हमको नहीं चाहिए, वो ऑकवर्ड है ना। अब ए क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां मैंने जो वर्ब लगाई है वो लगाई है प्लूरल, तो इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। अगर आप डांसर में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो तो ऐसा लगेगा कि एक डांसर की बात हो रही है। अगर एक डांसर की बात ही कर रहा होता तो आगे वर ना लगाया होता, वॉज लगाया होता। तो हमको प्लूरल चाहिए, प्लूरल है तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, डांसर्स में अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई, ये आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि कोई नाउन है जो एस में एंड हो रहा है सिर्फ उसी के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस ना लगा के खाली अपोस्ट्रोफी लगाना है। और भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो हिसिंग साउंड को प्रोड्यूस करती हो वहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी एस का
अवॉइड करना है और खाली अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा पीसेस सेक, फॉर पीसेस सेक, या मैं बोल दूँ फॉर GESUS, फॉर जीसस सेक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ भी एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे सी की वजह से एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करने की बजाय मुझे यहाँ खाली अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जीसस देखिए, एक सिंगुलर नाउन है वैसे तो, लेकिन लास्ट में क्योंकि एस आ रहा है और मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो यहाँ क्या हो रहा है, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको भी मैं ठीक करके ऐसे लिखूंगा, फॉर जीसस सेक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट, इंडियाज आर्मी इज सुपीरियर टू पाकिस्तान। यहां पे देखिए आप कंपैरिजन चल रहा है, इंडिया की आर्मी का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ चल रहा है। क्या ये संभव है? नहीं है भाई। इंडिया की आर्मी का कंपैरिजन पाकिस्तान की आर्मी के साथ होगा। जो कंपैरिजन होता है वो एक ही तरह की चीज़ों में होता है। हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, इंडिया की आर्मी का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी के साथ होना चाहिए। अब वो की वाला सेंस लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पाकिस्तान में एस ऐड करना पड़ेगा। और सही सेंटेंस क्या होगा, इंडियाज आर्मी इज सुपीरियर टू पाकिस्तान। एग्जाम्पल और देखिए आप, द नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर आर better than चेतन भगत। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां शेक्सपियर के नॉवेल्स का कंपैरिजन चेतन भगत के साथ कर रहे हैं। कैसा हो सकता है? किसी इंसान का नॉवल के साथ कंपैरिजन होगा? नहीं होगा सर, नॉवल का कंपैरिजन नॉवल के साथ ही होगा। अब वो सेंस लाने के लिए कि भी शेक्सपियर के जो नॉवल हैं वो चेतन भगत के नॉवल से अच्छे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस मुझे ऐड करना पड़ेगा। उसके बिना सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो जो एरर है आपकी वो यहाँ है। सिमिलरली जो एरर है आपकी सेंटेंस में वो यहाँ है। जिस पार्ट में भी ये पड़ेगा वो आपका आंसर होगा। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट, सुपर्नाज एंड रोहन्स फादर इज कमिंग। देखिए आप याद रखेंगे कि अगर सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी एस हैं, इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, यानी सुपर्णा के पापा अलग और रोहन के पापा अलग, उनकी बात हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे अगर दो पापा होते तो यहाँ आर लगा हुआ होता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ इज लगाया है। तो उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया सुपर्णा के पापा और रोहन के पापा एक ही हैं। अगर पापा एक ही हैं तो अपॉस्ट्रोफी भी आप एक ही लगाएंगे। तो यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, सुपर्णा एंड रोहन्स फादर इज कमिंग। तो अगर दो सब्जेक्ट हैं आपके अलग अलग तो आप दो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट एक ही है तो आप एक सब्जेक्ट एक अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। देखिए सुपर्णाज एंड रोहन्स फादर का मतलब होता है कि सुपर्णा के पापा अलग और रोहन के पापा अलग, तो मुझे फिर वहां आर लगाना पड़ता। लेकिन चूंकि मैंने वहां इज लगाया, इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया सुपर्णा और रोहन के पापा एक ही हैं। तो अगर एक ही हैं तो अपॉस्ट्रोफी भी एक ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट, डेथ्स आइसी फिंगर्स कुड बी फेल्ट देयर। अब देखिए ये जो केस है, ये केस है पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मानवीयकरण का ये केस है। जब आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक मानव की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब अगर आप किसी नॉन लिविंग बीइंग को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, यानी आप उसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप उसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके अंदर अपॉस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आपने यहां लिखा डेथ्स आइसी फिंगर्स, मौत की बर्फीली उंगलियां। अब जो उंगलियां होती हैं वो किसी भी नॉन लिविंग चीज की नहीं होती। उंगलियां एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो लिविंग चीजों का है, जो लिविंग बीइंग्स का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा हूं। अगर मैं डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा हूं, उसको एक मानव की तरह ट्रीट कर रहा हूं, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसका मतलब उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं। और
ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अगला जो सेंटेंस है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप करके देखिए। बिल्कुल ठीक है भाई। नेचर जो फ्यूरी है, हम लोग बात कर रहे हैं नेचर की फ्यूरी। फ्यूरी एक ऐसा इमोशन है जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स का है। भाई फ्यूरी का मतलब क्या? गुस्सा। नॉन लिविंग बींग को गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये लिविंग बींग्स का है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? नेचर का पर्सोनिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं उसका मानवीयकरण कर रहा हूँ। अगर मैं इसका मानवीयकरण कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अपॉस्ट्रोफी एस बिल्कुल ठीक है ना। बात समझ में आपको आ ही रही होगी, होशियार तो हैं ही आप। अगला क्वेश्चन देखिए, माई फादर्स डॉग्स ईयर्स आर इन्फेक्टेड। आप याद रखेंगे कॉन्जिक्यूटिवली यानी एक साथ दो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल इस तरीके से कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको आप ठीक करके कैसे लिखेंगे? द ईयर्स ऑफ माई फादर्स डॉग आर इन्फेक्टेड, ऐसे आप लिखेंगे। दो अपॉस्ट्रोफी कॉन्जिक्यूटिवली आप यूज कभी नहीं करने वाले हैं, एक साथ नहीं। एग्जाम्पल और देखिए, मैं कुछ अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। माई ग्रैंडफादर्स सन्स हाउस इज ऑन फायर। अब देख रहे हैं मैंने यहां क्या किया है? मैंने यहां दो अपॉस्ट्रोफीज इस्तेमाल किए हैं कंसेक्यूटिवली, एक ये और एक ये। और आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिवली अपॉस्ट्रोफी एस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप इसको रिड्यूस करके आप क्या करेंगे कि एक अपॉस्ट्रोफी एस की जगह हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे द हाउस ऑफ माई ग्रैंडफादर सन इज ऑन फायर। तो जब दो अपॉस्ट्रोफी एस हैं आपके पास और उसको अगर उस स्टेटमेंट को आपको ठीक करके लिखना है तो आप क्या करेंगे कि एक अपॉस्ट्रोफी एस की जगह आप लोग ऑफ का प्रयोग कर लेंगे और दूसरे को आप वैसा का वैसा ही रहने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 months वेजेस। देखिए रूल क्या है? यह है कि सिंगुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये आप याद रखेंगे। सिंगुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मेजरमेंट से मेरा मतलब सिर्फ टाइम नहीं है, मेजरमेंट से मेरा मतलब लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेथ, टाइम, वेट, कुछ भी, किसी भी चीज की अगर यूनिट सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस आप लगाएंगे, वरना आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अब जो ये टाइम की जो यूनिट है ये सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है, दो की हो रही है बात, इसका मतलब यहां अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। आपने एरर ढूंढ ली, आपका एग्जाम में काम हो गया। लेकिन इसको आप ठीक करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हमने अभी पढ़ा कि जहां जहां हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते वहां वहां हम लोग ऑफ लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप अपने आप ठीक कीजिए, मुझे पता है कि आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सौरभ वॉज प्रेजेंट देयर एट कोर्ट्स ऑर्डर्स। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है कि भाई कोर्ट जो है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो डीम्ड है, जो समाज में डीम्ड है यानी रिस्पेक्टेड है ना, तो उसमें भी आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कोर्ट में आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, अर्थ। अर्थ वैसे तो नॉन लिविंग है लेकिन एक डीम्ड ऑब्जेक्ट है यानी रेस्पेक्टेड। हम लोग धरती नहीं बोलते, धरती माता बोलते हैं, उसका हम आदर करते हैं, है ना। एग्जाम्पल और देखिए आप, ताजमहल। ताजमहल की कोई इज्जत है, ताजमहल एक डीम्ड ऑब्जेक्ट है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये आता है ना। तो ऐसा कोई भी डीम्ड ऑब्जेक्ट है, बेशक वो नॉन लिविंग है, तभी भी हम लोग उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब बच्चों को लगेगा कि भाई क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो यहाँ से आप अपॉस्ट्रोफी एस हटा लो, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कोर्ट जो है वो एक आदरणीय चीज़ है, उसका हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, समाज में उसकी इज्जत है, तो आप क्या करेंगे उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आई वॉन्टेड टू आस्क इफ दैट कार इज योर्स। अब देखो ये बहुत सिंपल सी प्लेन सी चीज है, ये वर्ड है ना, योर्स, देयर्स
और आपका हर्स और आर्स। बेटा इन वर्ड्स का काम ही क्या है? अधिकार दिखाना। ये अपने आप में ही अधिकार दिखाने के लिए काम किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर ये खुद अपने आप में ही अधिकार दिखा सकते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत इनको है ही नहीं। इसलिए आप ऐसे किसी भी वर्ड में आप ध्यान रखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इसी से संबंधित एक चीज़ और भी है, आप ध्यान रखेंगे कि भैया ये एक इट्स होता है और एक इट्स होता है, इसमें छोटा सा डिफरेंस है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, आप लोग बस फॉलो करते रहिए, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना एग्जाम में बहुत मैटर कर जाती हैं। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये मैटर करती हैं, है ना। चलो तो हम लोग याद रखेंगे कि भाई किसी भी ऐसे प्रोनाउन में जो अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, योर्स का मतलब क्या है? तुम्हारा, देयर्स मतलब उनका, है ना। तो इनका इस्तेमाल ही हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। ये ऑलरेडी अधिकार दिखाने के योग्य हैं, है ना। तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत हमको अलग से नहीं है। अगला क्वेश्चन, एवरीवन्स पर्स इज मिसिंग। बिल्कुल ठीक है। एवरीवन, समवन, नो वन, everybody, somebody, nobody, आप इन सब में अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लगाइए सब में अपॉस्ट्रोफी एस, कोई इशू नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप इन सारे के सारे प्रोनाउंस में अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं, ये कई बार एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं। चलिए, तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे आप अपॉस्ट्रोफी एस में लगाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर इनके साथ एल्स जुड़ के आया है, यानी अगर ऐसे कुछ लिखा होता कि एवरीवन एल्स, है ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी उस केस में इसमें नहीं आके इसमें आता है। एवरीवन एल्सेस पर्स इज मिसिंग, ऐसे करके हम लोग कुछ लिखते हैं। तो अगर ये सिंपल यही आए हुए हैं तो इनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। लेकिन इनके साथ अगर एल्स का भी प्रयोग हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी जो आएगा वो इनके साथ ना आके किसके साथ आएगा? एल्स के साथ आएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पीछे किया है डिस्कस, 12वां, दिस पर्स इज नॉट योर्स, इट इज समबडीज एल्स। पहली बात तो यह है कि इस सेंटेंस में दो एरर हो गए। भाई पहली बात तो हमने अभी किया था डिस्कस एक दो क्वेश्चन पहले ही, कि जो ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं जो खुद ही अधिकार दिखाने में सक्षम है, उनमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, खाली ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगर लिखना है तो उसको ऐसे लिखते हैं, उसको योर्स, बस इतना ही काफ़ी है। इनको अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है अधिकार दिखाने के लिए। दूसरा क्या है, हमने अभी पढ़ा कि समबडी, समवन, इनके साथ अगर एल्स का प्रयोग हुआ है तो जो अपॉस्ट्रोफी एस आता है वो इसके साथ ना आके इसके साथ आता है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? एल्सेस, समबडी एल्सेस। तो यहाँ इस सेंटेंस में दो एरर आप लोगों ने पकड़ ली, ठीक है। तो इसी के साथ आई विश यू गुड लक। आप पढ़ते रहिए, है ना, और इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नाउन की सारी वीडियोस देख ली तो आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो आप सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। चलिए, Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.